वेलकम टू एजुकेशन ट्रिप। आज की इस एजुकेशनल जर्नी में मैं आपको लेकर चलता हूं अकाउंटिंग के एक नए चैप्टर की तरफ। जी हाँ, चैप्टर का नाम आपको नजर आ रहा होगा मेरे पीछे। चैप्टर का नाम है स्पेशल पर्पस बुक या सब्सिडियरी बुक्स। किसी भी नाम से बोल देते हैं, पहले समझते हैं क्या है ये, उसके बाद चलते हैं आगे की तरफ। स्पेशल पर्पस बुक यानी किसी खास मकसद के लिए जो बुक्स बनाई जाए, इनका पर्पस कुछ स्पेशल है। इनको सब्सिडियरी, सब्सिडियरी का मतलब होता है हेल्प बुक, जो हेल्प कर सके, असिस्ट कर सके, मदद कर सके, ऐसी बुक यानी हेल्प बुक बनानी है हमें। ये इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर है कि एग्जाम में क्वेश्चन आना ही आना है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपका एग्जाम हो रहा हो, चाहे मिड टर्म एग्जाम हो रहा हो, चाहे एनुअल एग्जाम हो रहा हो, और कैश बुक का क्वेश्चन ना, ऐसा हो ही नहीं सकता। आइए देखते हैं इस चैप्टर में, स्पेशल पर्पस बुक में, सब्सिडियरी बुक्स में हमें क्या क्या पढ़ना है। पहली बात ये पढ़ते हैं कि स्पेशल पर्पस बुक क्या है। ये है बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री। क्या मतलब हुआ सर इसका? इसका मतलब ये, जिस तरीके से आप ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए जर्नल बनाया करते थे, एग्जैक्टली सेम तरीके से आपको स्पेशल पर्पस बुक भी बनानी हो सकती है। यानी यहाँ चॉइस है, बनानी हो भी सकती है, नहीं भी। इसका मतलब ये हुआ कि जब कोई ट्रांजैक्शन होती है तो हम उसको जर्नल में रिकॉर्ड करें, या मैंने ओरिजिनल के लिए बोला, या फिर आप सब्सिडियरी बुक में रिकॉर्ड करें। यानी ये बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री है। पहली बार अगर कोई ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करना है तो यहाँ तो आप जर्नल एंट्री में रिकॉर्ड करते हैं, या फिर यहाँ पर भी रिकॉर्ड कर सकते हैं। यहाँ पर क्यों, ऐसा क्या है? देखिए, बिजनेस में अलग अलग तरह के नेचर्स होते हैं। किसी बिजनेस में कोई ट्रांजैक्शन ज्यादा होगी, किसी बिजनेस में किसी चीज को लेकर ट्रांजैक्शन बहुत ज्यादा होती हैं। तो ट्रांजैक्शन के रिपीटेशन की वजह से, ट्रांजैक्शन के ज्यादा होने की वजह से कुछ स्पेशल बुक्स बना दी जाती है जर्नल एंट्री के अलावा। पहली बात, ये जर्नल एंट्री का सब्स्टिट्यूट है ये, यानी ये तो जर्नल एंट्री में कर लो ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड, या फिर यहाँ पर इसको हम क्या कह सकते हैं, प्राइमरी बुक भी कह सकते हैं। यानी प्राइमरी बुक मतलब जर्नल के बराबर हो गई। बुक ऑफ प्राइमरी रिकॉर्डिंग या ओरिजिनल रिकॉर्डिंग भी कह सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि बिल्कुल ये जर्नल का सब्स्टिट्यूट है, या तो जर्नल में एंट्री कर दो या फिर यहां पर एंट्री कर दो। हमें स्पेशल पर्पस बुक क्यों बनानी है, समझिएगा। किसी बिजनेस में हो सकता है कैश को लेकर के ट्रांजैक्शंस बहुत ज्यादा होती हों, तो वहां पर कैश की ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने के लिए अलग से बुक बना दी जाती है, कैश बुक। किसी बिजनेस में हो सकता है गुड्स को परचेज बहुत बार किया जा रहा है, उधार उधार परचेज किया जा रहा है गुड्स को बार 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 बार, तो उसको देखते हुए वो बिजनेस परचेज बुक बना सकता है। किसी बिजनेस में उधार गुड्स को बहुत ज्यादा सेल किया जाता है, बहुत ज्यादा सेल किया जा रहा है उधार, तो वहां पर सेल्स बुक बना सकते हैं। किसी बिजनेस में मान लीजिए गुड्स बेचने के बाद वापसी बहुत ज्यादा आती है, तो वहां पर रिटर्न रिटर्न इनवर्ड या सेल्स रिटर्न बुक बना सकते हैं। रिटर्न इनवर्ड बुक, ये सेल्स रिटर्न का ही दूसरा नाम होता है, रिटर्न इनवर्ड। यानी डिपेंड करता है बिजनेस में किस तरह की ट्रांजैक्शन ज्यादा हो रही हैं। किसी बिजनेस में आप माल परचेज करते हो, वापसी बहुत बेचते हो, माल खराब आ गया, माल खराब आ गया, वापसी भेजो वापसी भेजो, तो वहां पर आप रिटर्न आउटवर्ड या परचेज रिटर्न बुक बना सकते हैं। ये बिजनेस के नेचर पे डिपेंड करता है कि आपको कौन सी बुक बनानी है। इसके अलावा और भी बुक हो सकती है, जैसे डेटर्स बुक बना सकते हैं आप, जैसे क्रेडिटर्स बुक बना सकते हैं आप, जैसे बिल्स रिसीवेबल बुक बना सकते हैं, बिल्स पेबल बुक बना सकते हैं। यानी कुछ कंपल्शन नहीं है कि कौन सी बुक बनानी है, कौन सी नहीं बनानी। लेकिन इनमें सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है और जिसको तकरीबन सभी बिजनेस बनाएंगे, वो है कैश बुक। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो है कैश बुक। ये एग्जाम में इसका क्वेश्चन आना ही आना है। उसके बाद देखिए, कैश बुक इतनी इंपॉर्टेंट है कि सब्सिडियरी बुक में ये एक चैप्टर अलग दिखा दिया और बाकी सारी की सारी बुक्स का चैप्टर अलग बना दिया। आप खुद समझ जाओ, जब कैश बुक को अलग से एक चैप्टर में दिखाया गया है और बाकी सारी की सारी बुक्स को अलग चैप्टर में दिखाया गया है, तो कैश बुक की इंपॉर्टेंस क्या होगी, आप खुद समझ जाइए। अब हम बात करते हैं पहले कैश बुक वाले चैप्टर की, कि सब्सिडियरी बुक तो हमारी समझ में आ गया सर, अब कैश बुक क्या है उसकी बात करते हैं। कैश बुक से पहले हम एक बार ये समझ लेते हैं कि सर हम क्यों बनाए स्पेशल पर्पस बुक, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, इसकी नीड क्या है, जरूरत क्या है। तो पहली बात देखिए, इसकी वजह से डिवीजन ऑफ वर्क होगा। यानी हम जो सारी की सारी ट्रांजैक्शंस को जर्नल में रिकॉर्ड करे जा रहे थे, जर्नल में एंट्री जर्नल में एंट्री जर्नल में एंट्री, उसकी वजह से कहीं ना कहीं एक परेशानी ये हो सकती थी कि रिकॉर्ड करने वाला एक आदमी, कहीं पर कुछ गलती हो गई, कोई फ्रॉड हो गया, कोई ट्रांजैक्शन में कुछ मैनिपुलेशन हो गया, विंडो ड्रेसिंग हो गई, तो हम जिम्मेदारी किसकी ठहरेंगे, परेशानी हो सकती है। यहाँ पर काम अलग अलग हो रहा है,
परचेज बुक अलग आदमी बना रहा है, सेल्स बुक अलग आदमी बना रहा है, कैश बुक अलग आदमी बना रहा है, तो हम क्या कर सकते हैं, पहली बात डिवीजन ऑफ वर्क, काम का बंटवारा हो गया। दूसरी बात लीड्स टू स्पेशलाइजेशन, यानी जो आदमी जिस तरह की ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करेगा उसको उसके अंदर स्पेशलाइजेशन हासिल हो गई होगी। आप उसके रिलेटेड जो भी आपको इंफॉर्मेशन चाहिए वो इजीली आपको मिल जाएगी। इजी टू मेंटेन लेजर, जब हम स्पेशल पर्पस बुक बनेंगे तो लेजर को बनाना बहुत आसान होगा, क्योंकि जब आप जर्नल से लेजर बनाते हैं तो एक एक ट्रांजेक्शन को छांट करके आपको लेजर में भेजना है, यहाँ पर सीधा एक बुक से दूसरी बुक में ट्रांसफर कर देना सिर्फ बैलेंस। तो कैसे होगा समझाऊंगा आपको भी। क्विक अवेलेबिलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन, जब आप कोई भी सब्सिडियरी बुक बनाएंगे, कुछ भी आपको उससे रिगार्डिंग पूछना है, आपको सेल्स के रिगार्डिंग पूछना है, आपको परचेज के रिगार्डिंग पूछना है, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न, आपको कैश से रिलेटेड कुछ भी पूछना है, तो इन्फॉर्मेशन क्विकली मिल जाएगी, आपको क्विकली इन्फॉर्मेशन मिलेगी। इजी टू फिक्स रेस्पॉन्सिबिलिटी, ये मैं आपको थोड़ी देर पहले बता चुका हूं कि आप जब एक आदमी से एक तरह का काम करेंगे तो उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी को आप फिक्स कर सकते हैं। ये कुछ रीजंस हैं, कुछ एडवांटेजेस हैं स्पेशल पर्पस बुक बनाने के। अब हम बात करते हैं अपना टॉपिक जो कि हमारा न्यू चैप्टर है आज का, कैश बुक। कैश बुक क्या कहता है, देखिए कैश बुक कहता है उन ही ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करेंगे जो कैश में हो रही होंगी, यानी कैश का या तो आना हो या कैश का जाना हो, इन दोनों में से कुछ भी चीज अगर हो रही होगी तो उसकी रिकॉर्डिंग तो कैश बुक में होगी। अगर किसी ट्रांजैक्शन में कैश का लेना देना नहीं हुआ, मान लीजिए आपने उधार माल परचेज कर लिया, आपने उधार फर्नीचर परचेज कर लिया, आपने उधार माल बेच दिया, उनकी कोई एंट्री कैश बुक में नहीं होगी। नाम ही है कैश, तो एंट्री ही उनकी होगी जहां पर कैश या तो आ रहा हो या तो जा रहा हो, दोनों में से कोई एक काम जरूर हो रहा हो। कैश आ रहा होगा उसकी भी एंट्री होगी, कैश जा रहा होगा उसकी भी एंट्री यहां पर होगी, सिंपल सी बात है। बात करते हैं टाइप्स ऑफ कैश बुक की, कैश बुक कितनी तरह की होती है। तो कैश बुक होती है हमारी बुक में तीन तरह की, हमारे सिलेबस में तीन तरह की कैश बुक है। नंबर 1 है सिंपल कॉलम कैश बुक, सिंपल कैश बुक या सिंगल कॉलम, सिंपल कैश बुक, सिंपल कैश बुक। इसका दूसरा नाम है सिंगल कॉलम कैश बुक। कैश बुक की जो टाइप्स हैं वो पहली टाइप मैंने आपको बता दी, सिंपल कैश बुक या सिंगल कॉलम कैश बुक। दूसरी समझ लीजिएगा बच्चे, वो है डबल कॉलम कैश बुक। वो सिंगल कॉलम थी तो ये होगी डबल कॉलम कैश बुक, डबल कॉलम कैश बुक। मैंने सी बी लिख दिया, सी बी मतलब कैश बुक, मैं एब्रीवेशन यूज कर रहा हूं, आपको यूज नहीं करनी है। तीसरी कैश बुक होती है हमारे सिलेबस में पैटी कैश बुक। ये तीन तरह की कैश बुक हैं जो हमारे सिलेबस में है, इनको हम डिटेल में 1 बाय 1 पढ़ेंगे। आज हम पढ़ने जा रहे हैं सिंपल कॉलम कैश बुक या सिंगल कॉलम कैश बुक। बहुत ही आसान है, ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपको समझ में ना आए। मैं गारंटी लेता हूं कि आपको ये वाला चैप्टर, ये टॉपिक जरूर समझ में आएगा, 100% समझ में आएगा और एग्जाम में भी जरूर आएगा, इसकी भी मैं गारंटी लेता हूं। बस आप वीडियो को पूरी देखिएगा, कॉन्सेप्ट जरूर समझ में आएगा और कम से कम 2 क्वेश्चन की प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं टॉपिक की। देखिए बच्चे, सिंगल कॉलम या सिंपल कैश बुक का फॉर्मेट ये रहा, और कैश बुक का फॉर्मेट में समझाने से पहले आपको बता दूं कि बिल्कुल लेजर अकाउंट की तरह है, इसीलिए हम इसको बोलते हैं बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री, और साथ के साथ इसको हम बोलते हैं बुक ऑफ प्रिंसिपल या प्रिंसिपल बुक। प्रिंसिपल बुक और ओरिजिनल बुक दोनों ही नाम है इसके, क्योंकि बिल्कुल लेजर की तरह, इसके बाद लेजर की जरूरत नहीं है, कैश अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है। देखिए बिल्कुल कैश अकाउंट की तरह बनेंगे, बस लिख देंगे कैश बुक, वही डेबिट साइड क्रेडिट साइड। यहाँ डेबिट साइड में पर्टिकुलर्स के साथ में आप रिसीट, रिसीट का मतलब क्या है, लिखना जरूरी नहीं है, आप मत लिखना, सिर्फ पर्टिकुलर्स लिखना चलेगा। रिसीट का मतलब है पैसे का मिलना, रिसीट माने मिलना, हासिल होना, यहाँ पी साइलेंट है, आप रिसीट वर्ड बोलेंगे रिसीट। रिसीट का मतलब होता है पैसे का आना। यहाँ क्रेडिट साइड में पेमेंट, पेमेंट का मतलब होता है पैसे का जाना। इसको समझने से पहले एक बात ये समझ लीजिए कि कैश हमारे लिए क्या है। सर कैश हमारे लिए असेट्स होता है, असेट्स जब बढ़ता है तो क्या करते हैं, असेट्स जब बढ़ता है तो डेबिट करते हैं, असेट्स जब घटता है तो क्रेडिट करते हैं। इसलिए डेबिट साइड में पैसे का आना आएगा, जब भी पैसा आएगा उसकी एंट्री कहाँ होगी, डेबिट साइड में। पैसा आ रहा है, एंट्री कहाँ होगी, डेबिट साइड में। इसलिए मैंने इसको रिसीट लिख दिया है आपकी भलाई के लिए, आपको समझाने के लिए। आप या तो पर्टिकुलर लिखना या रिसीट भी लिख दोगे तो भी चलेगा। क्रेडिट साइड में पेमेंट यानी पैसे का जाना, पैसा जा रहा है, असेट्स जा रही है, असेट्स कम हो रही है तो घटेगी तो क्रेडिट करेंगे, तो क्रेडिट साइड में सारी की सारी पेमेंट्स यानी जहां पर पैसा जाएगा उसकी एंट्री क्रेडिट साइड में करेंगे। उम्मीद है ये वाला कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए बच्चे, इस फॉर्मेट को तो आप समझ ही गए होंगे, बिल्कुल लेजर वाला फॉर्मेट है। इसको समझने के लिए एक क्वेश्चन का एग्जांपल ले लेते हैं और वहां से शुरुआत करते हैं क्वेश्चन की। लीजिए क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, क्या कहता है क्वेश्चन में, कहता है ए ट्रांजेक्शन्स हैं, इनको मैं कैश बुक में शो करना है। कहता है कैश इन हैंड है 32,000 रुपए का,
32,000 रुपए का कैश आपके पास मौजूद है, ना ये आया ना ये गया, आपके पास पहले से मौजूद है। चलिए बच्चे इधर आइए जरा, ये रहा हमारा फॉर्मेट। आपके पास पहले से 32,000 रुपए मौजूद हैं, तो ये आपके पास पॉजिटिव चीज है ना। पॉजिटिव चीज, आपके पास पैसा है तो वो डेबिट में जाएगा। डेबिट में क्यों जाएगा? असेट्स है, असेट्स बढ़ती है तो डेबिट करते हैं, तो इसलिए ओपनिंग बैलेंस डेबिट में आएगा। यही चीज अगर लायबिलिटी में होती तो लायबिलिटी बढ़ती है तो क्रेडिट, तो उसका ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट में जाएगा। कैपिटल में होता, कैपिटल अकाउंट में ओपनिंग बैलेंस किधर जाएगा? कैपिटल बढ़ने पर क्रेडिट करते हैं तो ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट में जाएगा। यूं मानकर चलिए कि ये गुल्लक है, खाली है बिल्कुल, इसमें पैसा डाल दिया। जब इसमें पैसा डालोगे तो बढ़ेगी, और बढ़ने पर असेट्स को क्या करेंगे? डेबिट, तो इसलिए इसको डेबिट साइड में लिखेंगे। ओपनिंग बैलेंस डेबिट साइड में जाएगा। लिखिए, एंट्री थी 1 अप्रैल की, आई थिंक जी 1 जुलाई की एंट्री है, लीजिए 2017 की एंट्री है, और जुलाई 1 ओपनिंग बैलेंस है। आप इसको बोल देंगे टू बैलेंस बीडी, आप इसको बैलेंस बोल देंगे, टू बैलेंस बीडी। अमाउंट है 32,000 रुपए, लीजिए 32,000। बस एक बात का ध्यान रखिएगा बच्चे कि डिजिट के नीचे डिजिट आनी चाहिए, अदरवाइज टोटल करने में बहुत ज्यादा परेशानी होगी आपको। चलिए जी, पहली ट्रांजैक्शन का ट्रीटमेंट हमने समझ लिया है। दूसरी ट्रांजैक्शन देखते हैं क्या है। दूसरी ट्रांजैक्शन में कहता है रिसीव्ड फ्रॉम कीर्तन 5,000। हमें कीर्तन से 5,000 रुपए रिसीव हुए हैं। क्यों रिसीव हुए हैं भाई? हमें उससे लेने होंगे। हमारे पास पैसा आया है कि गया है या कुछ भी नहीं हुआ? हमारे पास पैसा है। रिसीव, रिसीव क्या? कैश रिसीव क्या है? हमारे पास पैसा आया है। पैसा आया है तो पैसा बढ़ेगा कि घटेगा? ऑब्वियसली पैसा बढ़ेगा। बढ़ेगा तो एंट्री किधर होगी? सर एंट्री तो डेबिट साइड में होगी। पैसा मिला है तो एंट्री डेबिट साइड में होगी, पैसा आया है तो एंट्री डेबिट साइड में होगी। जुलाई 5 की एंट्री है, जुलाई 5 की एंट्री है। कीर्तन से मिला है तो टू कीर्तन्स अकाउंट। जब किसी पर्सन का नाम आएगा अपोस्ट्रोफी एस लगाएंगे तो कीर्तन्स अकाउंट। अमाउंट कितना है? सर अमाउंट है 5,000 रुपए। लीजिए मैंने अमाउंट भी लिख दिया। डिजिट के नीचे डिजिट लिखनी है बच्चे। आगे चलते हैं, नेक्स्ट एंट्री देखिएगा। नेक्स्ट एंट्री में कहता है पेड पैकिंग चार्जेस इन कैश। आपने पैकिंग चार्जेस की पेमेंट कर दी है कैश में 300 रुपए। आपने सामान पैक कराया है, उसकी पेमेंट आपने की है 300 रुपए की कैश में। अब ये बताओ कैश आया या गया? कुछ हुआ क्या? जी हाँ सर, जब हमने पेमेंट की है तो कैश गया। कैश गया तो कैश बढ़ा होगा कि घटा होगा? सर कैश घटा होगा। घटा होगा, असेट्स है तो किधर एंट्री होगी? क्रेडिट साइड में। असेट्स घटती है तो क्रेडिट साइड में। सिंपल सी बात, पैसा आया डेबिट, गया तो क्रेडिट। पैसा आया तो डेबिट, गया तो क्रेडिट। पैसा गया तो क्रेडिट साइड में एंट्री होगी। लीजिए आप क्रेडिट साइड में एंट्री कर देंगे और एंट्री होगी 6 जुलाई की। जुलाई 6। पैसा गया, आपने पैकिंग के चार्जेस दिए, आप लिख दीजिएगा बाय पैकिंग चार्जेस। पैकिंग चार्जेस अमाउंट कितना है? सर अमाउंट है 300 रुपए। लीजिए 300 रुपए, मैंने यहां लिख दिया 300 रुपए। ये मैंने थोड़ा सा स्पेस इसलिए छोड़ा है कि अगर यहाँ पर 1000 या 10,000 की फिगर आएगी उसके लिए स्पेस बचा रहे। 300 रुपए का अमाउंट हमने पैकिंग चार्जेस का पे कर दिया। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देखिए क्या कहता है। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन में कहता है कैश परचेज ₹12,400। परचेज मतलब गुड्स परचेज। आपने परचेज करा है कैश में, कितना का? 12,400 रुपए का माल। आपने 12,400 रुपए का माल परचेज कर लिया। माल आपके पास आया, पैसा क्या हुआ होगा? सर पैसा तो गया होगा। कैश परचेज करा है, नगद में परचेज करा है तो पैसा आपके पास से गया होगा। पेमेंट करी होगी आपने, पैसा गया होगा, तो एंट्री किधर होगी? सर एंट्री क्रेडिट साइड में ही होगी। आप अमाउंट लिख देंगे बच्चे, आप पहले डेट लिखेंगे जुलाई 7 की एंट्री है। आपने परचेज किया है तो आप लिख देंगे बाय परचेजिस अकाउंट। लीजिए अब बाय परचेजिस अकाउंट। अमाउंट कितना है बच्चे? अमाउंट है सर 12,400 रुपए। लीजिए 12,400 रुपए। डिजिट के नीचे डिजिट लिखना है, डिजिट्स इधर उधर नहीं करनी वरना टोटल में परेशानी होगी। इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट ट्रांजैक्शन की। कहता है सोल्ड गुड्स फॉर कैश ₹2,600। आपने गुड्स को बेच दिया। गुड्स आपके पास से चली गई और बेचा भी कैसे? कैश में। यानी आपके पास पैसा आया होगा। जब पैसा आपके पास आया होगा तो आप क्या करेंगे? सर पैसा आया है, रिसीट है, तो एंट्री कहाँ होगी? डेबिट साइड में। डेट है 8 जुलाई है, अमाउंट है 2600 रुपए। लीजिए आप लिख देंगे डेबिट साइड में जुलाई 8 की एंट्री है, जुलाई 8। आपने माल बेचा है तो आप लिखेंगे टू सेल्स अकाउंट। याद आ रहा होगा गुड्स के नाम मैंने बताए थे आपको 5 नाम। अमाउंट कितना था? सर अमाउंट शायद 2400 रुपए का था। 2600 रुपए का अमाउंट है, 2,600 रुपए। लीजिए 2,600 रुपए का माल आपने बेच दिया, कैश आ गया। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन देखिएगा। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन में कहता है पेड सैलरी टू मैनेजर इन कैश ₹7,000।
आपने मैनेजर को सैलरी दे दी 7,000 रुपए की, 7,000, आपने 7,000 रुपए की सैलरी दे दी। आपने पैसा दिया होगा, कैश गया होगा, ऑब्वियस है, कैश हमारे पास से गया, पेमेंट हुई, पेमेंट हुई तो एंट्री क्रेडिट साइड में होगी। कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर चल रहा है, बहुत बढ़िया। आप जुलाई 10th की एंट्री लिख देंगे। जुलाई 10th की एंट्री है बच्चे, आपने पेमेंट की है मैनेजर को सैलरी, आप लिख देंगे बाय मैनेजर्स सैलरी। मैंने मैनेजर में एन के बाद ए कम लिखा है, तो आप बच्चे समझ जाइएगा, स्पेलिंग्स को मत देखिएगा। बाय मैनेजर्स सैलरी अकाउंट, अमाउंट कितना किया सर, हमने मैनेजर को पेमेंट की 7,000 रुपए की, लीजिए 7,000 रुपीज की सैलरी हमने मैनेजर को दी है, उसकी एंट्री भी हो गई। उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट, क्या था, पेड टू बाला, हमने बाला को 3,000 रुपए दिए। पेड टू बाला, हमने बाला को 3,000 रुपए दिए। क्यों दिए? देने होंगे किसी वजह से, हो सकता है उससे उधार माल परचेज किया हो, उधार कुछ सामान ले रखा हो, उधार पैसे, कोई भी रीजन हो, हमने फिलहाल बाला को 3,000 रुपए दिए हैं। हमारे पास से पैसा गया ना, कैश चला गया, जब कैश जाएगा तो एंट्री किधर होगी, एंट्री क्रेडिट साइड में होगी सर। लीजिए डेट है बच्चे 11 जुलाई, आप लिख देंगे जुलाई 11th, जुलाई 11th। आपने बाला को किया है तो आप लिखेंगे बाय बालाज अकाउंट, बालाज अकाउंट, किसी पर्सन का नाम आएगा तो आप अपोस्ट्रोफी एस लिखेंगे, बाय बालाज अकाउंट। अमाउंट कितना है सर, अमाउंट है बाला को दिया हमने 3,000 रुपए, तो आप लिख देंगे बच्चे 3,000 रुपए, बाला को 3,000 रुपए दे दिए हमने। यहाँ तक की बात क्लियर है। आगे देखते हैं, कहता है परचेज्ड गुड्स फ्रॉम बॉस, हमने बॉस से गुड्स परचेज करी है। बॉस से गुड्स जब परचेज करी है तो कैसे परचेज करी होगी, याद कीजिए मैंने आपको बहुत पहले बताया था, जब भी गुड्स बेचते वक्त या खरीदते वक्त किसी का नाम दे रखा हो, यानी जिससे हमने गुड्स परचेज करी उस पर्सन का नाम दे रखा हो, या जिसको हमने गुड्स बेची है उस पर्सन का नाम दे रखा हो, तो ऐसी कंडीशन का मतलब हम ये मानकर चलते हैं कि हमने या तो बेचा है तो उधार बेचा है, खरीदा है तो उधार खरीदा है। अनटिल एंड अनलेस, जब तक उसमें कैश वर्ड यूज न किया गया हो तो हमें तब तक यही मानना है कि बेचा भी उधार है और खरीदा भी उधार है। तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, कहता है परचेज गुड्स फ्रॉम बॉस, हमने बॉस से माल खरीदा 2,500 रुपए का, कहीं पर भी कैश वर्ड यूज नहीं करा, कैश लिखा हुआ ही नहीं है, इसका मतलब हमने उधार परचेज करा है। हमने जब उधार परचेज करा है तो कैश आया या गया सर, ना तो कैश आया ना कैश गया, तो इसका मतलब ये हुआ कि इस ट्रांजैक्शन की एंट्री कैश बुक में नहीं होगी। ये सबसे इंपॉर्टेंट ट्रांजैक्शन थी इस पूरे क्वेश्चन की, समझ लीजिएगा। हमने उधार माल परचेज करा, लिखा हुआ कहीं नहीं है क्वेश्चन में, सिर्फ उसने हिंट दिया कि हमने बॉस से परचेज करा, बॉस से परचेज करा, दैट मीन्स हमने उधार परचेज करा। ये आपको खुद समझना है, ये बात इम्प्लिसिट है, इम्प्लाइड है, आपको समझाने के लिए उसने सिर्फ लिख दिया बॉस, उसने लिखा नहीं है कहीं पर भी क्रेडिट। आपको खुद समझना है कि भाई उधार खरीदा है, उधार खरीदा है तो ना तो कैश आया ना कैश गया, तो उसकी ट्रांजैक्शन की एंट्री यहाँ पर नहीं होगी। आगे चलते हैं, फिर कहता है कैश डिपोजिटेड इनटू बैंक थ्रू सीडीएम, हमने बैंक में जमा करा दिया है 4,000 रुपए का कैश। आपने कैश बैंक में जमा कराया तो आपका तो कैश घट गया, आपके पास से पैसा गया, बैंक में जमा हो गया वो अलग बात है, कैश कम हो गया, कैश कम हो गया तो आप उसकी एंट्री क्रेडिट साइड में कर देंगे। जुलाई एंट्री है जुलाई 24 की, जुलाई 24 आप लिख देंगे। बैंक में पैसा गया तो आप लिख देंगे बच्चे बाय बैंक अकाउंट, हमारा पैसा बैंक में चला गया। कितना अमाउंट है, अमाउंट है सर 4,000 रुपीज। चलिए बच्चे नेक्स्ट ट्रांजैक्शन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन कहता है विड्रू कैश फ्रॉम बैंक ₹2,000, आपने बैंक से विड्रू कर लिए, विड्रू मतलब निकाल लिया, आपने विड्रॉ किया, निकाले, आपने बैंक से पैसा निकाला है। आपने बैंक से जब पैसा निकाल लिया तो जाहिर सी बात है आप दुकान में लेकर आए होंगे तो गले में कैश बढ़ गया होगा, आपके पास पैसा बढ़ गया, बैंक में कम हो गया लेकिन आपकी पॉकेट में तो बढ़ गया ना। पॉकेट मतलब हम बिजनेस की बात कर रहे हैं, बिजनेसमैन की नहीं, तो बिजनेस के पास कैश बढ़ गया, तो कैश बढ़ेगा तो सर एंट्री तो डेबिट साइड में होगी, कैश आएगा तो एंट्री डेबिट में होगी। अमाउंट कितना था सर वो तो हम देखना भूल गए, अमाउंट देखिए, कैश पर आपने विड्रॉ करा है 2,000 का, 27 का आपने कैश विड्रॉ करा है तो आप डेबिट साइड में लिख देंगे जुलाई 27, जुलाई 27 की एंट्री है। बैंक से विड्रॉ करा आपने तो आप लिख देंगे टू बैंक, बैंक से पैसा आया, कितना अमाउंट है सर, अमाउंट था 7, कितना था अमाउंट 2,000, 2,000 रुपए आपने बैंक से निकाले तो आप लिख देंगे 2,000 रुपीज फ्रॉम बैंक। ये लीजिए लास्ट ट्रांजैक्शन देखिए क्या कहता है, कहता है पेड ऑफिस रेंट इन कैश, आपने ऑफिस का किराया पे करा है कैश में 6,000 रुपए का, रेंट की पेमेंट कर दी है कैश में 6,000 रुपए, आपके पॉकेट से कैश गया, जब कैश आपके पास से गया तो एंट्री किधर होगी, अब तो रट गया सर, क्रेडिट साइड में एंट्री होगी, पैसा आता है डेबिट में, पैसा जाता है क्रेडिट में। आप लिख देंगे जुलाई 31 की एंट्री है,
जुलाई 31 की आप डेट डाल देंगे, लीजिए, और लिख देंगे बाय रेंट अकाउंट, आपने रेंट की पेमेंट कर दी है। और अमाउंट कितना है सर? अमाउंट है 6,000 रुपीज, लीजिए 6,000 रुपये की आपने रेंट की पेमेंट कर दी। इसके अलावा कोई और ट्रांजेक्शन यहाँ पर नहीं है सर। इतनी बात तो हमारी समझ में आ गई। अब हमें ये समझना है सर कि ये हमने जो बनाया है इसको हमें टोटल कैसे करना है, इसको हमें टोटल कैसे करना है वो मैं समझाऊंगा अब आपको। टोटल कैसे करना है वो देखिए जरा बच्चे, देखिए जी, यहां कुछ बातें आपको समझनी है। पहली बात, कैश बुक में हमेशा हमेशा टोटल जो ज्यादा होगा वो डेबिट का होगा। पैसा आया ज्यादा होगा, जाएगा कम, या तो बराबर जाएगा या तो कम जाएगा। क्या ऐसा हो सकता है ज्यादा चला गया आया कम? भाई जब जो चीज हमारे पास है ही नहीं वो जाएगी कैसे? हमारी पॉकेट में कैश है तो ही तो खर्च करोगे, अगर है ही नहीं तो खर्च कैसे कर दोगे? तो कैश आएगा ज्यादा, जाएगा कम, या तो बराबर, या तो दोनों चीज बराबर हो सकती हैं, ये आखिरी हद है। अदरवाइज आएगा पैसा ज्यादा, डेबिट का टोटल हमेशा ज्यादा रहेगा, तो क्रेडिट का टोटल हमेशा कम रहेगा या सिर्फ बराबर हो सकता है। तो चलिए आंखें बंद कीजिए और डेबिट का टोटल कर दीजिए। मैंने आपको बताया था यहाँ पर टोटल नहीं करना, टोटल हमेशा नीचे करना है। लीजिए यहाँ पर टोटल करते हैं, टोटल करते हैं, 3 डिजिट देखते हैं पहले, सबसे पहले वंस, टेंस और हंड्रेड। चलिए जी, यहाँ पर ये 0, दहाई का देखिए, दहाई के प्लेस पे क्या है वहां पर भी 0, सैकड़ा पे क्या है यानी हंड्रेड पे क्या है 6 है सर, सब जगह 6, 0 तो 6 आ जाएगा। अब आइए थाउजेंड पे, 2 और 5 7, 7 और 2 9, 9 और 2 11 का 1 हासिल लगा 1, 4 41,600 रुपये टोटल आ गया है डेबिट साइड का। चलिए क्रेडिट साइड का टोटल देखते हैं। आप यही टोटल यहाँ पर लिख देंगे और अमाउंट लिख देंगे 41,600 रुपये, यानी वही अमाउंट आपने यहाँ लिख दिया जो इधर का टोटल था। अब हमें इस टोटल में से इन सबको टोटल भी करना है और घटाना भी है। मैं कई बार बता चुका हूँ, आज फिर बता रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। आपको इन सबको जोड़ना है और ये ऑटोमेटिकली घट जाएगा इसमें से। देखते हैं कैसे। पहले आइए, 0 0 0 0 0 0, 0 में क्या जोड़ेंगे 0 आ जाए सर, 0 में 0 जोड़िए 0 आ जाएगी, ठीक है सर। आइए टेंस पे देखिए, 0 0 0 0 0 में क्या जोड़ेंगे 0 आ जाए सर, 0 में 0 जोड़ दो 0 आ जाएगी। हंड्रेड पे आइए, 3 और 4 7, 7 7 में क्या जोड़ें कि 6 आ जाए, 7 में क्या जोड़े कि 6 आ जाए। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सर। 7 में अगर हम 9 जोड़ देंगे तो 16 होता है। 7 में अगर आप 9 प्लस करेंगे तो 16 होता है। 7 में अगर आप 9 जोड़ दोगे तो 16 होता है। उस 16 का 6 यहां पर लिखा हुआ है 1 कैरी, उसको आप ऊपर ले जाइए, यहाँ साइड में लिख दिया। एक वक्त ऐसा आएगा, आपको लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, डायरेक्ट कर सकते हो। एक वक्त नहीं, अभी से करो, आप मत लिखना, ये तो मैंने आपको लिख के दिखाया है, आप लिखना मत। दोबारा देखते हैं, 100 से शुरू करते हैं। 3 और 4 7, 7 और 9, 7 में क्या जोड़े कि 16 आ जाए, 7 में 9 जोड़िए, 16 का 6 हासिल लगा 1, 1 और 2 3, 3 और 7 10, 10 और 3 13, 13 और 4 17, 17 और 6 23, 23 में क्या जोड़े कि 1 आ जाए, 23 में क्या जोड़े कि 1 आ जाए, यानी आपको आगे तक जाना है। यानी 23 में 1 का मतलब है 31 होना चाहिए, तो जोड़िए सर। 23 में 8 जोड़ेंगे तो 31 का 1 हासिल लगे 3। बात क्लियर है? दोबारा देखिएगा, हमने यहां से शुरू करा था, यहां पर 1 था, 1 और 2 3, 3 और 7 10 और 3 13 और 4 17, 17 और 6 17 और 6 23। 23 में क्या जोड़ें कि 1 आ जाए। 1 का मतलब यहां पर कि कोई भी 23 के बाद का ऐसा नंबर जिसमें वंस पर 1 या 1 आता हो। तो 23 में अगर हम 8 जोड़ते हैं तो 31 हो जाए। 23 और 8 31 का 1 हासिल लगे 3, 3 और 1 4, 4 में क्या जोड़ेंगे 4 आ जाए, 4 में 0 जोड़ो तो 4 आएगा, तो 0 लिखने की जरूरत ही नहीं है, यानी हमारा काम हो गया। आंसर आ गया है 8,900 रुपए। इस क्वेश्चन में बैलेंस आ गया है बाय बैलेंस CD, बाय बैलेंस CD कितना है 8,900 रुपए टोटल करना आ गया। अब समझिए एक बात, ये जुलाई मंथ की कैश बुक है। जुलाई महीने में महीने के पहले दिन हमारे पास इतना पैसा था, यानी महीने के शुरुआत में इतना पैसा था, इसको बोलते हैं कैश इन हैंड इन द बिगिनिंग ऑफ द मंथ। और जुलाई महीने में इतना पैसा आया, इतना पैसा गया, और जुलाई महीने के आखिरी दिन हमारे पास इतना पैसा बचा। ये जुलाई 31 है बेटे, यहाँ पे मैं डेट डालना भूल गया, तो जुलाई 31 है ये। जुलाई महीने के आखिरी दिन हमारे पास इतना पैसा, इतना कैश बचा हुआ है। ये एक समरी है, इतना पैसा था, इतना आया, इतना गया, इतना बचा। बात क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं है?
उम्मीद है टॉपिक आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चलिए इसी टॉपिक पर बेस्ड कुछ कुछ की पॉइंट्स हम डिस्कस कर लेते हैं, जिसको हम रिकैप्चुलेशन या रिकैप के नाम से बात करते हैं कि हमने जो कुछ पढ़ा है वो क्या क्या पढ़ा है। हमने पढ़ा है कि भाई कैश बुक में ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड होंगी, ओनली कैश ट्रांजैक्शंस। हमने कैश बुक में उन्हीं ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना है जिनमें कैश या तो आया हो या गया हो। दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये थी कि एक रिसीट कॉलम होता है, एक पेमेंट कॉलम होता है, और हमेशा या तो रिसीट कॉलम का टोटल ज्यादा आएगा और पेमेंट कॉलम का टोटल कम रहेगा, या फिर दोनों बराबर हो सकते हैं, मोर देन और इक्वल टू, यानी रिसीट कॉलम का टोटल या तो मोर होगा या इक्वल होगा, इससे कम नहीं हो सकता कभी भी। इसके बाद ये क्या है, इंपॉर्टेंट चीज क्या है, इट इज प्राइमरी एज वेल एज प्रिंसिपल बुक, यानी कैश बुक प्राइमरी बुक भी है, जर्नल एंट्री का सब्सटीट्यूट भी है, साथ के साथ प्रिंसिपल बुक यानी लेजर अकाउंट भी है, सेकेंडरी रिकॉर्डिंग भी है। इसका मतलब ये हुआ कैश बुक बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और हाँ, मैंने यहाँ लिख भी दिया है मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम, ये वाला चैप्टर, ये कैश बुक जो है एग्जाम में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। हमने आज पढ़ा सिंपल कॉलम कैश बुक या सिंगल कॉलम कैश बुक, सिंपल कैश बुक या सिंगल कॉलम कैश बुक। अगली क्लास में डिस्कस करेंगे हम डबल कॉलम कैश बुक, वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। टॉपिक अगर आपको समझ में आ गया है, आपको ये वाले चैप्टर की बातें समझ में आ गई हैं, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा, हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अलविदा।